आज़ादी की बात करते हैं, जैसे जंग आज़ादी का नाम दिया गया मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से, और अंग्रेज़ों ने से जो है वो रिवॉल्ट का नाम दिया और कहा ये गदर था, क्योंकि ये बगावत थी, तो उस वजह से उन्होंने इसे गदर का नाम दिया। जबकि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन्होंने इसे जंग आज़ादी का नाम दिया कि भाई ये आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है। अब वो जो हमने देखा, आप देखें 100 साल की जो पॉलिसीज रही कि जैसे जैसे कब्जा करती रही ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने जो पॉलिसीज रखी 100 साल के दौरान वो इंतहाई बुरी पॉलिसीज थी, ठीक है, और इंतहाई टफ पॉलिसीज थी हिंदुस्तानियों के लिए, जिस वजह से जो है ये अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई कि अब आज़ादी की जंग लड़ी गई। अब 1856 के अंदर ओहद फतह हो गया, पूरा हिंदुस्तान इनके कब्जे में था। तो इस टाइम पे साथ साथ प्लान हो रहा था, क्या प्लान हो रहा था कि भाई अब अंग्रेजों के खिलाफ हमने निकलना है और रिवॉल्ट करना है, कि हमें हमारे ही मुल्क के अंदर जो है उन्होंने गुलाम बना दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के अंदर ही गुलाम बना दिया था। अब उसमें सबसे पहले देखिए जी, जो ब्रिटिश राज है वो अपनी पीक पे था इस टाइम पे। 100 साल के बाद ब्रिटिश राज ने जो है वो कंपनी राज ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। कंपनी राज ने, इस बात को जरा समझिएगा, कंपनी ने हुकूमत की थी। अब अगर हम बात करें कॉजेज की कि क्या वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पे जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, कि अब 100 साल तो कंप्लीट हो गया, 100 साल में जो है वो इंतहाई जुल्म भी हुआ, ज्यादतियां भी हुई, लेकिन किस टाइप का जो है कहां कहां अंग्रेजों ने इन्फ्लुएंस किया और किस तरह से जो है वो हिंदुस्तान को कैप्चर करके सब कुछ किया, पीछे तो देख चुके हैं। अब यहां पे देखते हैं जो सबसे जो अहम कॉज बना, जो सडन कॉज जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या था, वो एक गोली थी, एक कारतूस था, जो एक नया कारतूस इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें माना यह जाता था कि अफवाह फैलाई गई, अफवाह थी या सच्चाई थी, लेकिन माना जाता है कि फैलाई गई क्या थी कि भाई जो नया कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी शामिल है नए कारतूस के अंदर, और इसको क्या है दांतों से चबाना पड़ता है। इनफील्ड राइफल जो उस टाइम पे होती थी, एक लंबी सी राइफल थी, तो उसमें जो है वो डाला जाता था, दांतों से चबा के उसके बाद डाला जाता, तो फिर फायर होता था। तो उसमें आप देखिए, अब जब ये बात खबर फैली तो इससे पहले प्लान तो हो रहा था। अब ये जो है ना, ये माना जाता है, जैसे देखिए आप लड़ाई होती है तो उसमें जो एक लास्ट जो है ना, एक बात होती है कि भी इसके बाद जंग जो है वो फूट पड़ी, तो उसमें अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस थी। उन्होंने कहा भाई हम जो है वो गाय की चर्बी को कैसे जो है ना इन्होंने दांतों में दें, और मुसलमान जो है वो सूअर से नफरत करते थे, सूअर हराम है, तो उन्होंने कहा हम सूअर को मुंह में कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारा दीन बर्बाद करने की बात है। तो मुसलमान और हिंदू ही जो है सबसे ज्यादा थे, सिख भी साथ में शामिल थे, लेकिन मुसलमान और हिंदू जो है असल में सबसे ज्यादा थे, तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया इनफील्ड राइफल चलाने से, और मंगल पांडे ने फिर जो है वो पहली गोली माना जाता है कि चलाई। अब दूसरे अगर कॉजेस की बात की जाए तो उसमें एक तो सियासी कॉज था, यानी कि पॉलिटिकल जो है वो कॉज बना, इसके बाद जो है वो मजहबी कॉज बना और सोशल कॉज बना, मुआशरती तौर पे भी जो है वो असरात क्या थे, तो इकोनॉमिक कॉज था, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, और मिलिट्री कॉज था, आर्मी के अंदर की भी वजूहात थी। अब अगर सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल कॉज की, तो देखिए पॉलिटिकल कॉज में पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया ऑन फोर्स कि सबसे पहली बात ही ये है कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि ताकत के बलबूते पे जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा किया। इसका मतलब ताकत के बलबूते कब्जा किया, तो ये सबसे पहली बुरी बात हो गई। उसके बाद क्या किया जी, डिग्रेड किया इंडियन रूलर्स को, जो वहां के हुक्मरान थे उनको क्या किया जी, उनको डिग्रेड किया, उनकी जो है उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, उनसे टैक्स वसूल किया गया, उनकी जो है इंसल्ट की गई, उनको रिप्लेस किया गया, उनके साथ लड़ाइयां की गई, तो अवाम के सामने भी उनकी कोई हैसियत नहीं रही। अब जाहिर बात है, यानी पॉलिटिकली उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, पॉलिटिकली सारे सिस्टम को चेंज किया, पॉलिटिकली ही हर चीज को, अदालतों का निजाम चेंज कर दिया, एजुकेशन चेंज कर दी, ये सारा पॉलिटिकल कॉज बना। अब अगर बात करें मजहबी कॉज की कि मजहब के अंदर क्या हुआ, तो सबसे पहले तो मसला ये था कि ये क्रिश्चियनिटी की फैलाने आए थे। जैसे मैंने कहा 3G के लिए आए थे, तो गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, इनका मकसद ही क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हम जो है वो ईसाइयत जो है उसको फैलाएंगे। तो जब ईसाइयत को फैलाना था तो ईसाइयत इंडिया को, इंडियंस को, यानी मुसलमानों को, हिंदुओं को ये ईसाई बना रहे थे, और माना जाता है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे कलकत्ता के इलाके में या दूसरे जो इलाके थे, तो वहाँ पे जब एक शख्स जो है कंपनी के पास जाता तो वो उससे जो है वो चावलों की एक बोरी दे के वापस भेजते, लेकिन साथ में वो क्रिश्चियन होकर वापस आता, ईसाई होके, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक शख्स जो भूखा है उसके लिए मजहब अहम नहीं, उसके लिए पेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे ये अहम नहीं कि भाई वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, उसे इतना पता है कि भाई उसे खाने के लिए चावल मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उसके लिए काफ़ी था। तो एक तो ईसाइयत जो है वो फैलाई गई और मुसलमानों और हिंदुओं को ईसाई किया गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी। ईसाइयत की प्रीचिंग खुलेआम स्टार्ट हो गई, स्कूल स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है, मिशनरी स्कूल जो थे, इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिए, यानी कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है इन्होंने ईसाइयत को फैलाना शुरू कर दिया। इसकी आप देख लें कि इंडिया के अंदर आज भी जो गोवा या जो दक्कन का एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है केरला में ईसाई मौजूद हैं, क्रिश्चियनिटी।
उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदू जो है, हिंदू मुस्लिम जो है उनको मिलिट्री में शामिल किया गया एक साथ ही, यानी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ, आपको पता है कहीं पे ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना पीना जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक जगह नहीं खा सकते, लेकिन जब इनको एक साथ रखा गया तो ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसी तरह से हिंदुओं के अंदर जो है वो कास्ट सिस्टम था, तो एक ब्राह्मण भी वहीं पे मौजूद है और एक जो है वो खश्तरी भी वहीं पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम है कि वो तो जात का तो मिलिट्री के अंदर कोई ख्याल नहीं किया जाता, मिलिट्री तो मिलिट्री थी, सबका यूनिफॉर्म एक जैसा था, तो वहां पे हिंदुओं को आपस में भी प्रॉब्लम था कि भाई ये छोटी जात का मेरे साथ क्यों बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो इनका हिंदू रिलीजियसली जो है इफेक्ट हुआ। अच्छा, सिखों से शेव करवाई की जबरदस्ती। अब हम जाते हैं सिख जो है वो दाढ़ी कभी भी जो है वो या बाल अपने जिस्म के हिस्से के तराशते नहीं, लेकिन वहां पे जब उनसे शेव करवाएगी ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, उनके मजहब को जो है चेंज करने की बात हुई। अच्छा, इसी तरह से हिंदू जो है वो समंदर का सफर करना जो है वो इसे अच्छा नहीं समझते, ये से वो अशुभ समझते हैं, तो हिंदुओं से जबरदस्ती जो है वो समंदर का सफर करवाया गया, नेवी में जब उन्हें शामिल किया गया या उन्हें दूसरे जो है वो बेड़ों पे भेजा गया बर्मा में, तो इस तरह उन्हें समंदर के सफर करवाया गया, तो वो भी उनका मजहब खराब हुआ, तो ये रिलीजियस पर्पस हुए। मुसलमानों को जो है वो चेंज किया गया, उनकी हिस्ट्री जो है वो चेंज कर दी गई, इंडियन की हिस्ट्री इवन पढ़ाई नहीं जाने देती थी वहां पे। सोशल कॉज की बात करें तो रिस्पेक्ट कोई नहीं रही इंडियंस की, क्योंकि इंडियंस की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले खत्म कर दी उन्होंने, क्योंकि इंडियंस को उन्होंने समझा गुलाम और खुद को आका, उन्होंने कहा भाई हम जो है वो गोरे हैं और ये काले हैं। साथ में उन्होंने क्लब्स के ऊपर बैन लगा दिया, जितने भी बड़े क्लब्स थे उनमें जो इंडियंस थे, ठीक है, हिंदुस्तानी, उनकी पाबंदी लगा दी कि भाई जो हिंदुस्तानी हैं वो क्लब्स में नहीं आ सकते। इवन क्लब्स के बाहर लिखा हुआ था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। अब अंदाजा करें, यानी हिंदुस्तानी और कुत्ते जो हैं ये क्लब्स के अंदर नहीं आ सकते, वो इसको यूं समझते थे, इतना ज्यादा बैडली ट्रीट करते थे इंडियंस को। अच्छा, कुत्तों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता था। अब कुत्तों की तरह कैसे ट्रीट किया जाता था? से सलाम, ये कहा जाता था कि जब कोई अंग्रेज जो है वो पास से गुजरेगा तो आपने क्या करना है, उसे सलाम कहना है और साथ में सर झुकाना है, अपना जो है वो सर भी उसके नीचे झुकाना है। कोई भी अंग्रेज जो है वो घोड़े के ऊपर गुजर रहा होगा तो आप वहां खड़े हो जाएंगे जब तक वो गुजर नहीं जाएगा। अब इस तरह के जो है वो हालात हुए गुलाम और आका के। और वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया गया 1835 से, जो है यहाँ पे जो एजुकेशन रिफॉर्म्स लाई गई तो उसके तहत वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ प्रमोट किया गया और यहाँ की जो लोकल एजुकेशन थी, इस्लामिक एजुकेशन या हिंदू एजुकेशन जो थी, उसको यहाँ पे रोका गया और उसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाए गए। इकोनॉमिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, क्योंकि इकोनॉमिकली जो हिंदुस्तान जो था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भाई यहाँ का जो जीडीपी था वो बहुत ज्यादा था, तो उसको जो है इन्होंने जो है वो सारे का सारा निचोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगों के थ्रू। क्योंकि जब इन्होंने देखिए बंगाल के ऊपर कब्जा किया वॉर ऑफ प्लासी के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल में इतने बुरे हालात हो गए कि वहां पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा कलेक्ट किया गया और वही बंगाल इतना ज्यादा खुशहाल था किसी टाइम पे, बहुत हैवी टैक्सेशन ली गई, ठीक है जी। अब पैदावार होती ना होती लेकिन टैक्स देना पड़ता। इसी तरह से जी इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उसको तबाह कर दिया गया, खास करके जो कपड़े की सनत थी इंडिया की उसे तबाह किया गया। अब यहां पर आप समझिएगा इस बात को थोड़ा सा कि अंग्रेज क्यों आए थे हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए थे इसलिए क्योंकि वो ट्रेड कर सकें, यानी तिजारत के लिए आए थे। तो सबसे जो पहला पर्पस था, प्राइमरी पर्पस, वो तो ट्रेड था। ये जो बाद में इन्होंने फौज बनाई और ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, एक हुक्मरान को बिठाया, दूसरे को बिठाया और उससे बहुत बड़े पैसे वसूल किए, तो वो तो एक अलग गेम थी। लेकिन जो असल में इनका काम था वो ट्रेड था और इनको रॉ मटेरियल चाहिए था। अब रॉ मटेरियल, जैसे मैं कह चुका हूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो यूरोप के अंदर आ चुका था, तो इंडस्ट्रीज की नीड थी उस टाइम पे रॉ मटेरियल, तो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान जो है वो उसकी एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त किस्म की थी। वो एक्सपोर्ट करता था, यानी बाहर के मुल्कों को भेजता था, ठीक है, बरामदात किया करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि जो बरामदात थी उनके ऊपर टैक्स लगा दिया और बहुत हैवी टैक्स लगाया बरामदात के ऊपर, और जो दरामदात थी, जो इंपोर्ट्स थी, उनको बहुत ज्यादा चीप कर दिया। अब नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यहां से लोग बाहर भेज नहीं सकते थे और बाहर से चीजें आसानी से आ जाती थी। तो ऐसे में जो है इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट, यानी यहां की लोकल इंडस्ट्री तबाह कर दी और जो अपनी इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा फायदे में ले गए। इसकी दूसरी एग्जांपल यूं समझिए कि यहां जैसे अब मान ले कपड़ा है, तो कपड़े के लिए यहां पे क्या है जी, पटसन है, सॉरी कपास है। तो अब कपास क्या करते हैं, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते, कपास का फैक्ट्रीज तो लगी हुई थी यूके के अंदर। अब यूके में वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, वहां पे उनको फायदा मिल रहा था, तो यहां से यूके वो कपास जाती रॉ मटेरियल के थ्रू, चाहे वो 2 रुपए जाती, 10 रुपए जाती, लेकिन वापसी पे वो वहां से कपड़ा बन के आती, तो वही जो 2 रुपए की चीज गई थी वो यहां पे वापस आती 200 रुपए की। यानी अब देखिए कैसी जबरदस्त किस्म की इनकी स्ट्रेटेजी थी कि रॉ मटेरियल भी यहां से लिया और वापस
के चीज बनाई अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे लोगों को लेबर दिया यूके के अंदर, और वही वापस हिंदुस्तानियों को बेचती महंगे दामों, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट जो थी। तो अब देखिए, और यहां के जो लोकल जो यहां पे लोग मौजूद थे, उनसे बहुत ही सस्ते दामों से चीजें ली गई कि हम आपकी चीजें जो हैं वो बाहर बेचेंगे। तो बहुत, यानी कि 1 रुपए में लेके तो 10 रुपए में बाहर बेची गई, और सारे का सारा प्रॉफिट अपना था। तो क्योंकि खुद तो इनको बेचने दी जाती नहीं थी, तो ऐसे में इवन यहां तक हिंदुस्तान इतना अमीर था कि यहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था, जब वो यहां से यूके जाता तो अपने साथ जो रॉ मटेरियल यहां से लेके जाता, तो वो बताया करता कि मैं वहां पे जो है बहुत बड़ा अफसर हूं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो बाहर जाते हैं और वहां पे छोटे छोटे काम करते हैं और वापस आके झूठ बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर अंग्रेज आके ऐसे काम करते और वापस जाके जो है वो बंठन के जाते और कहते हैं कि भाई हम देखो बड़ा जो है ना बड़ी अफसर लगे हुए और वहां पे बिजनेस करते हैं हम। तो हालांकि वो यहाँ पे क्लर्क थे या फौज के अंदर थे। ये हालात पैदा किए उन्होंने। अच्छा, इसके बाद यहां तक इसकी एक एग्जांपल दी जाती है कि जो कपड़ा था, इस कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर इतना शानदार था इंडिया कि इन्होंने यहां के जो वर्कर्स थे उनकी उंगलियां तक काट दी कि वो ऐसी प्रोडक्शन ना बना सके। कि एक हिंदुस्तानी को जब कहा, एक अंग्रेज को कहा गया कि उसे जो है वो इंडियन शॉल दी जाए या अंग्रेजों की शॉल, तो उसने कहा मुझे फ्री में भी अंग्रेजों की शॉल, अपनी ही शॉल के बारे में कहा कोई फ्री में दे तो मैं वो ना लूं, क्योंकि जो मैंने पहली हुई वो पिछले 7 साल से पहनी हुई और वो बहुत शानदार है। अच्छा, जबरदस्ती फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता और बहुत ही चीप लेबर के ऊपर जो है वो काम करवाया जाता, यहाँ पे जो उनसे रॉ मटेरियल लिया जाता या जहाँ पे जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, और इस तरह से ये यानी कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की गई। और नतीजे के तौर पे जो है फिर जब इनके हालात बहुत ख़राब हुए हिंदुस्तानियों के, तो फिर उन्होंने जो है वो रिवॉल्ट किया। मिलिट्री कॉज के अंदर क्या किया जी, सारे के सारे लो रैंक्स जो थे वो इंडियंस के पास थे, बहुत ज़्यादा लो सैलरीज थी इनके पास, हाई रैंक सारे के सारे जो है वो किसके पास थे, अंग्रेज़ों के पास थे, अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे हुए थे। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पास तो फिर और ज़्यादा चेंज हो गया, और कोई रिलीजियस रिस्पेक्ट नहीं थी, सबको एक साथ बिठाते, एक साथ ट्रीट करते थे। तो ये मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, और स्लेव्स की तरह यानी गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। ये वो सारे कॉजेज बने जिन वजूहात की बिना पे जो है हमने देखा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई। यानी कि उन वजूहात की बिना पे जो है अब जब हिंदुस्तानियों की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हिंदुस्तानियों ने जो है वो रिवॉल्ट का प्लान किया। माना जाता है कि 1855 से ही, यानी रिवॉल्ट से 2 साल पहले ये प्लान हो चुका था, और जो है वो एक सुर्ख गुलाब जो है और जो रोटी है इसको निशान के तौर पर पहुंचाया गया कि जहां जहां ये पहुंचेगा, क्योंकि फोन का जमाना तो था नहीं, तो जहां जहां ये पहुंचेगा वहां वहां रिवॉल्ट होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये रिवॉल्ट जो है वो प्लान किया। और इसमें जो लीडर्स थे जिन्होंने लीड किया वो कौन थे, नाना साहिब थे कानपुर से, अच्छा, बेगम हजरत महल थी ओहद से, बरेली से जो है वो खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, और रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से। और ये जो है ये बड़े बड़े लीडर्स थे वॉर के। और बहादुर शाह जफर जो है वो ऑब्वियसली जो है उनको बताया गया भाई वो क्या है जी, वो मुगल हुक्मरान है, उनको तख्त पे जाके बिठा दिया गया, अदरवाइज तो उनकी कोई पावर थी नहीं। अच्छा, और सबसे पहले जो है वो रिवॉल्ट हुआ जी बरकपुर के अंदर, बंगाल के अंदर। ये बरकपुर में, बंगाल में, यानी यहाँ पे जो है इस मैप के अंदर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले रिवॉल्ट हुआ। और उसके बाद जो है ये पूरे का पूरा करते करते दिल्ली को कैप्चर किया गया। दिल्ली को कैप्चर करके वहाँ पे बहादुर शाह जो है उसको बिठा दिया गया, बहादुर शाह को, कि भाई आप जो है आज से मुगल हुक्मरान हैं, तो हम सारे के सारे आपके अंडर जो हैं ये रिवॉल्ट लड़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि स्टार्ट में जो है वो तकरीबन 6 माह तक, पहले 6 माह तक जो है वो अंग्रेज़ों को बहुत शदीद किस्म की शिकस्त दी गई, अंग्रेज़ों को मारा गया। हर साइड पर स्टार्ट में ये खबर फैली कि भाई अंग्रेज़ों को शिकस्त हो गई है और कंपनी जो राज है वो ख़त्म हो गया हिंदुस्तान के अंदर। गो कि ऐसा नहीं था, लेकिन शुरू में ऐसा ही हुआ। और दिल्ली का लाल किला जो है माना जाता है, और जो कश्मीर गेट है उसको खून से भर दिया अंग्रेजों के, यानी कि इतना ज्यादा अंग्रेजों को शुरू में मारा गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि यहां पे मैनेजमेंट नहीं हुई, यहां पे लीडरशिप नहीं थी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग नहीं थी, जिस वजह से जो है फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज दोबारा से गलबा पाना शुरू हुए, और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो फिर दोबारा से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और अगले 6 माह जो थे उसमें दोबारा से फिर मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों का नंबर आया, और इन्हें जो है लटका लटका के मारा गया। माना जाता है कि तोपों के सामने जो है वो इन्हें लटकाया गया, और तोपों के सामने यहाँ चरसदा के अंदर जो है पठानों को जो रिवॉल्ट किया था उनको तोपों के सामने लटका के मारा गया। दिल्ली के अंदर जो है उनकी लाशों को लटकाया गया, और कई महीनों तक उनकी लाशें लटकती रही ताकि जो देखने वाले हैं वो उन्हें देखें और इबरत पकड़ें और दोबारा कोई कंपनी के खिलाफ खड़ा ना हो। इस तरह चुन चुन के जिस शख्स ने मारा था उसको चुन चुन के मारा, सिवाय इसके कि सर सैयद अहमद खान जो है वो उस टाइम पे कंपनी के मुलाजिम थे अंग्रेजों के, तो उन्होंने जो है वो अंग्रेजों की जानें बचाई। बाकी जितने भी थे उन सब ने जो है वो चुन चुन के मारा, लेकिन एट द एंड जो है वो ये रिवॉल्ट फेल हो गया, और उसके बाद अंग्रेजों ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि
एक तरह से जो आम लोग थे, जो इंडियंस थे, उनके अंदर नेशनलिज्म यानी कि एक पैदा हो गया, एक कौमियत पसंदी की एक सोच पैदा होगी कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। क्योंकि पहले ये फौज से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद आम पब्लिक जो थी वो भी अवाम यानी जिसको कह ले वो अवाम भी इसके अंदर शामिल हो गई और उन्होंने भी जो है फिर साथ में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश जीते, लेकिन नतीजा क्या हुआ, जीतने के बाद उन्होंने तबाही कर दी, हर साइड पे जो है वो कत्लो-गारत शुरू कर दी। लेकिन कंपनी रूल खत्म हो गया, यानी कंपनी को इतना नुकसान हुआ इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कि जो ताज बरतानिया है उसे जो है वो सारे का सारा कंट्रोल अपने अंडर जो है वो मलका बरतानिया के अंडर लेना पड़ा। कंपनी यहां से खत्म हो गई और फिर एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, एक्ट ऑफ 1858, जैसे लखनऊ के दरबार में जो है वो इलाहाबाद में सुनाया गया कि भाई अब आज से जो है वो कंट्रोल ताज बरतानिया के पास। अब देखिए ये जुल्म की इंतहा कि कंपनी जो है उसने आके यहाँ पे 100 साल में हुकूमत को इस्टेब्लिश किया, उसी ने जुल्म किया, उसी ने तबाही की। और ताज बरतानिया जब 100 साल के बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है तो ताज बरतानिया कहता है कि भाई आपके साथ कंपनी ने बड़ा जुल्म किया, तो आज से आपकी गवर्नमेंट जो है वो हम चलाएंगे। यानी एक से कुर्सी लेके एक अंग्रेज से दूसरे अंग्रेज को बिठा दिया और कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये कंपनी राज से यानी ब्रिटिश राज तक हुकूमत मुंतकिल हो गई। पहले इलीगल थी, पहले कंपनी जो है चोरी छुपे सब कुछ करती थी, अब ताज बरतानिया ने जो है वो सब कुछ सामने सामने करना स्टार्ट कर दिया और गवर्नर जनरल यहां भेजने स्टार्ट कर दिए और एज ए गवर्नर जनरल जो है वो हिंदुस्तान चलना स्टार्ट हो गया और लॉर्ड कैनिंग जो है उसको पहला गवर्नर जनरल हिंदुस्तान का बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे का सारा कंट्रोल जो हुआ। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा इंडियन नेशनलिज्म की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फिर वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो जो है वो बना चुका हूं कि वो सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो डिस्कस कर चुका हूं इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस टॉपिक को जो है वो क्लोज करते हैं और इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। आपकी फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है और आप वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।